नमस्ते भाई लोग, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉगिन यूआई बनाना विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। ये वीडियो मेनली होने वाली है लॉगिन यूआई के कोड के बारे में। पहले मैं इसका एक एचटीएमएल लिखूंगा, फिर मैं उसकी स्टाइलिंग लिखूंगा सीएसएस फाइल में, फिर मैं उसकी जावास्क्रिप्ट लिखूंगा। फॉर्म वैलिडेशन वगैरह के लिए मैं कोई प्लगइन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना कस्टम कोड लिखूंगा जावास्क्रिप्ट फाइल में, जो कि एक जेनरिक कोड होगा जिसको आप और फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, अदर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि साइन अप फॉरगॉट। इसमें कॉमन कुछ फील्ड्स होंगी जो आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन कॉमन फील्ड्स को आपको कैसे अदर फॉर्म में यूज़ करना है, और बिना ज़्यादा कोड लिखे आप कैसे फॉर्म्स को वैलिडेट कर सकते हैं, जो कि एक प्लगइन में होता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ऐड होगी बॉलर प्लेट। इसमें मैं फ़ॉन्ट्स एंड आइकन के सीडन फ़ॉन्ट्स ऐड कर देता हूँ। इसका मैं टाइटल दे देता हूँ लॉगिन यूआई यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। इसमें एक मेन सीएसएस को भी ऐड कर देता हूँ अभी। इंडेक्स रिलेशन स्टाइल शीट। तो यहाँ तक हमारा लॉगिन यूआई ऐड हो चुका है। बेसिकली लॉगिन यूआई की स्टाइल शीट ऐड कर दी और हमने उसका मेटा डेटा ऐड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं पहले लेता हूँ रैपर क्लास, जो कि मेरा होल बॉडी का एक रैपर होगा, जो कि आप एक कंटेनर क्लास भी कह सकते हैं। रैपर भी यूजली इसलिए लेते हैं क्योंकि कंटेनर क्लास और कंपोनेंट कंटेनर या सेक्शन का भी कंटेनर हो सकता है, इसलिए हम इसको यूजली रैपर रखते हैं, जो कि एक पूरी होल वेबसाइट का रैपर होता है, जो कि एक कॉमन होता है पूरी कंप्लीट वेबसाइट के लिए। और इसके अलावा मैं इसमें लॉगिन यूआई करके क्लास दे सकता हूँ, उसको आप लॉगिन कंटेनर भी कह सकते हैं, बट मैंने इसका टाइटल लॉगिन यूआई दिया है तो इसलिए मैं इस क्लास को लॉगिन यूआई ले रहा हूँ। लॉगिन यूआई के अंदर मैं पहले इसका एक हेडर लूँगा, जो कि जिसको मैं लॉगिन हेडर कहूँगा। इसका दूसरा पार्ट होगा मेरा लॉगिन बॉडी। तीसरा पार्ट होगा मेरा लॉगिन फुटर। तो ये तीन चीज़ों में मैंने इसको डिवाइड किया है। तो हेडर में क्या आएगा, आपका एक लोगो आएगा, टाइटल आएगा, और गूगल ऑथेंटिकेशन जैसे जो आइकन्स होते हैं वो आएंगे। तो इसमें मैं पहले एक लोगो लेता हूँ, एक जो कि मेरा मेन लोगो हो गया कंपनी का। इसके अलावा मैं टाइटल लेता हूँ। टाइटल मैंने दे दिया लो इन टू कंटिन्यू, लॉगिन करो कंटिन्यू करने के लिए। इसके अलावा मैं ऑथेंटिकेशन आइकन के लिए, यानी कि सोशल आइकन के लिए, एक मैं क्लास लेता हूँ सोशल आइकन, उसके अंदर आइकन सेट करूँगा। तो लोगो में सिंपल मैं इमेज लूँगा, तो मेरी इमेज मैंने ऑलरेडी ले रखी है। इमेजेस के अंदर लोगो पीएनजी, और मैं डाल देता हूँ मैं वेबसाइट का नेम, जो भी आपकी वेबसाइट का नेम होगा वो डाल दो। ठीक है। सोशल आइकन्स मेरे कौन कौन से हो सकते हैं, फेसबुक हो सकता है, गूगल हो सकता है, ट्विटर हो सकता है। और मैं लूँगा ये बटन। बेसिकली मुझे थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन करानी है, तो उसके लिए मैं बटन्स ले रहा हूँ। ये लिंक्स तो है नहीं, ये बटन्स होंगे आपके, और इनका मैं नाम देके ऐसे ही चलता हूँ। ये बेसिकली हमारा फेसबुक रहेगा। आई क्लास यूआई, यूआई ये आइकन का बेसिकली लाइब्रेरी है, जिसे हम यूनी आइकन कहते हैं। सिमिलरली मैं इनको कॉपी करूँगा और फेसबुक के साथ ट्विटर एंड गूगल भी लूँगा। तो इधर मैंने ट्विटर दे दी, इधर मैंने गूगल कर दिया, तो ये हो गया मेरा गूगल, और ये मेरा हो गया ट्विटर। ठीक है, तो ये मेरा हेडर बन गया है, जिसमें मेरा एक लोगो है, एक हेडिंग का नाम है, और एक तीसरा ऑथेंटिकेटर बटन है। और इसके अलावा एक मैं दूंगा, अगर आप गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप अपना खुद का लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पे एक मैं और करके ले लेता हूँ, और टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पे स्पैन करके और लिख देता हूँ। ठीक है। अब मैं आता हूँ लॉगिन की बॉडी के उसमें। लॉगिन की बॉडी में मेरा क्या होगा, एक खाली फॉर्म होगा, जो कि मैंने फॉर्म बना दिया। इसके अंदर मैं एक फॉर्म ग्रुप लूंगा, यानी कि यूज़र नेम, एंड एक दूसरा होगा मेरा पासवर्ड। तो ये मैंने लॉगिन ग्रुप बनाया। इसके अंदर मैं दो चीज़ें लूँगा, क्योंकि मुझे एरर भी दिखाने हैं, मुझे लेबल भी दिखाना है, और मुझे आइकन भी दिखाना है कि यूज़र नेम है तो एक यूज़र आइकन दिख जाए, पासवर्ड है तो एक लोग आइकन दिख जाए। तो कुछ ऐसा सा लेने के लिए मैं एक और डिव लूँगा,
नेटिव लेने का रीज़न ये है क्योंकि आइकन में पोजीशन एब्सोल्यूट दूँगा। अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दूँगा और उसके साथ एरर आ जाएगा, तो बड़ा डिफ़िकल्ट है उसको मेंटेन करना। तो आपको स्टैटिक टॉप वगैरह देना पड़ेगा, बट अगर मैं ये केस फ़ॉलो करूँगा तो आपको स्टैटिक देने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा डायनामिक रहेगा आपका। क्योंकि हम आइकन में पोजीशन टॉप जो लेंगे, वो 50% लेंगे, हम पिक्सल में नहीं लेंगे। तो ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच है मेरे ख़्याल से किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए, और इसकी मैंने एक क्लास दे दी। इसके अलावा इनपुट जो कि मेरा टाइप होगा टेक्स्ट, इसके अलावा मेरा नेम होगा यूज़र नेम, इसके अलावा मेरा क्लास होगा फॉर्म कंट्रोल जो कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट क्लास यूज़ करता हूँ, और इसके अलावा मेरा लेबल होगा जो कि होगा यूज़र नेम। सिमिलरली मैं एक और फॉर्म ग्रुप लूँगा जिसको मैं दूँगा पासवर्ड इसमें, ठीक है? और यहाँ मैं दूँगा लॉक आइकन, ठीक है? इसके अलावा एक मेरा होगा थर्ड सबमिट बटन। अगर मैं इसमें फॉर्म ग्रुप में एक और दूँगा जो कि होगा मेरा सबमिट बटन, बटन टाइप सबमिट, और मैं बाय डिफ़ॉल्ट बटन की क्लासेस बूटस्ट्रैप वाली ही रखता हूँ क्योंकि बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं वही नेमिंग कन्वेंशन फ़ॉलो करता हूँ मोस्टली अपने ट्यूटोरियल्स में और अपने लाइव प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये हो गया मेरा लॉगिन फॉर्म। मेरा बचता है फुटर। फुटर में क्या आता है मेरा कि जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दिखाना है और दूसरा आपको फॉरगॉट लिंक दिखाना है, वो मेरा आपका फुटर में आता है। इसको मैं फुटर भी कहता हूँ, कई बार मैं फुटर नहीं भी लेता, तो हम इसको फुटर कह सकते हैं। तो इसमें मैं डालूंगा div क्लास। फॉरगॉट लिंक को आप बिना फुटर के भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू है नहीं कि आपको फुटर के अंदर ही डालना है, बट डिपेंड करता है आपका यूआई कैसा है, तो आप उस हिसाब से उसको लेंगे। अभी के लिए मैं इसको कहीं नेविगेट नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हम खाली लॉगिन यूआई का ट्यूटोरियल कर रहे हैं। बाकी के आप खुद बनाना जब भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, या इसको और एनहांस कर सकते हो आप लोकली घर बैठ के, जो आप लर्न अगर आप सीख रहे हैं। क्लास लॉगिन, सॉरी, दिस विल बी ए क्लास बिकॉज मुझको मार्जिन वार्जिन देना है, बट मैं फॉरवर्ड लिंक, ठीक है, मैं इसको ऐसे दे सकता हूँ। अगर इसको आप दूसरे को डिव क्लास में सेग्रीगेट करना है तो आप डिव में डाल सकते हैं, बट ये इतना नेसेसरी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये कर लेता हूँ और इसमें भी ये सेम चीज़ डाल देता हूँ। बेसिकली मैं इस पूरे सेम को कॉपी कर लेता हूँ और इसमें मैं डाल देता हूँ नॉट रजिस्टर्ड क्रिएट अकाउंट। अगर आपने रजिस्टर नहीं करा तो क्रिएट अकाउंट करके बटन आप लिंक दिखा देंगे। तो ये था मेरा इंडेक्स फाइल जो कि बेसिकली लॉगिन फाइल है। अब इसको पहले हम ब्राउजर में देखते हैं विदाउट स्टाइलिंग कैसा दिखता है। इसको मैंने सेव किया। सॉरी, मैंने सर्वर तो स्टार्ट ही नहीं किया। मैं इसको करता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर, और अब हम इसको देखते हैं कैसा दिखता है ये। तो ये कुछ इस प्रकार का यूआई आपको दिखेगा अभी, जिसमें मैंने 3 बटन ले लिए। एक ये आइकन आ गया, ये लेबल आ गया, ये सबमिट बटन आ गया, ये हेडर लोगो आ गया, ये आ गया, और ये 2 लिंक्स आ गए। तो ये हमारा भी बिना सीएसएस के यूआई है जो ऐसा सा दिखेगा। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं, जैसे कि आप बढ़िया अट्रैक्टिव चीज़ देखते हैं तो वैसा तो बनाते हैं। तो आशा करता हूँ भाई लोग आपको अब तक का ये एचटीएमएल का कोड समझ में आया होगा और उसका स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, जो कि मैंने किस हिसाब से क्रिएट किया है। ये सारी तीनों चीज़ें मैंने हेडर में रखी है, फिर और के बाद मैंने बॉडी में रखा है, और सबमिट बटन के बाद मैंने उसको फुटर में रखा है। तो चलो हम इसके सीएसएस को कंटिन्यू करते हैं, सीएसएस लिखते हैं और इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरी इसकी मेन सीएसएस फाइल। तो इसमें सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट ऐड करूँगा जो कि मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का मतलब है कि जो भी उसके अंदर लगेगी मार्जिन पैडिंग सब जीरो। ये प्राइमरी कलर रहेगा, ये मेरा डेंजर कलर रहेगा, ये लाइट कलर रहेगा, ये डार्क कलर रहेगा, ये बॉडी कलर है, ये बॉडी बीजी है, ये एंकर का कलर है, ये बॉर्डर कलर है, ये लोगो का कलर है, ये ट्विटर का कलर है, ये फेसबुक का, ये गूगल का कलर है, ये फॉर्म के लेबल का कलर है। बाय डिफ़ॉल्ट साइज मैंने 16 पिक्सल दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट मैंने पॉपिंग लिया है। उसके अंदर बॉडी का बाय डिफ़ॉल्ट कलर मैंने बॉडी कलर दिया है, और बैकग्राउंड कलर को
बॉडी बीजी दे दिया। एंकर टैग में मैंने एंकर ए टैग का कलर डाल दिया। वाइट होल टैग डेकोरेशन नन कर दी, ट्रांजिशन में ऑल में डाल दी, ताकि जो भी हम होवर वगैरह करेंगे जो कि ये है वो कुछ एनिमेशन सा दिखे। इमेज की मैक्स विड्थ मैंने 100% लिया है, और ये मैंने H1 का फ़ॉन्ट साइज डिफाइन किया है, और बटन का आउटलाइन ऑन किया है जब भी हम उस पर फोकस या फोकस विजिबल करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर के बाद कुछ जनरल सीएसएस लिखना चाहूँगा, जैसे कि मैंने जो फ़ॉन्ट वगैरह लिखे हैं, फ़ॉन्ट क्लासेस लिखी है। ये एक जेनरिक अप्रोच है, आप फ़ॉन्ट साइज डिफाइन कर सकते हैं पहले ही। तो ये मैंने डिफाइन किया 14 पिक्सल। इसके बाद मैंने लोगो लोगो की सीएसएस लिखता हूँ मैं पहले, जो कि हेडर का पार्ट है, बट लोगो हमारी कुछ एक यूनिक क्लास है, तो हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। मैंने इसकी विड्थ दी, इसकी हाइट दी। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर मैंने पहले ही लोगों का कलर दे रखा है। अगर आप देखोगे तो मैं वेरिएबल यूज़ करता हूँ अब। पहले हम सैस, अगर आप सैस यूज़ नहीं कर रहे हैं, डिफॉल्ट सीएसएस यूज़ कर रहे हैं, तो आप वेरिएबल्स बना सकते हैं। बॉर्डर देता हूँ इसको 1 पिक्सल सॉलिड। तो बॉर्डर कलर भी है जो कि मैं ऐसे देता हूँ, और पैडिंग देता हूँ मैं 8 पिक्सल की। ठीक है, तो ये मेरा लोगो हो गया। इसके अलावा मैं डिफ़ॉल्ट बटन्स भी बना देता हूँ, जो कि हमारे पास एक ही बटन है, बट आप जेनरिक लेके चल सकते हैं, क्योंकि जैसे बटन, लोगो, लेबल्स, इनको हम जेनरिक लिख सकते हैं। लेबल्स मैं फॉर्म्स के अंदर डालता हूँ, बटन्स वगैरह हम सेपरेट रख सकते हैं। सेपरेट, अगर आप साथ में काम कर रहे हैं तो सेपरेट फाइल बना के मेन में इंक्लूड कर सकते हैं आप इसको, जो कि और बढ़िया अप्रोच है। बट अभी हम CSS पे काम कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, और भी हमारे पास ऑप्शन है नहीं। मैंने बटन की एक मिन विड्थ डिफाइन कर दी, बटन की एक मैंने हाइट डिफाइन कर दी, लाइन हाइट डिफाइन कर दी। इसमें आपको पैडिंग टॉप बॉटम देने की नहीं पड़ती अगर आप हाइट डिफाइन करते हैं। बॉर्डर रेडियस डिफाइन कर दिया, पैडिंग लेफ्ट डिफाइन कर दी 15 पिक्सल, पैडिंग राइट भी 15 पिक्सल डिफाइन कर दिए हमने। फॉन्ट वेट 500 लिया, बेसिकली मीडियम फॉन्ट। कर्सर पॉइंटर, ट्रांजिशन ऑल इज बॉर्डर नन, बिकॉज बटन बाय डिफॉल्ट कुछ बॉर्डर ऐड करता है, तो उसको हमने नन कर दिया। आउटलाइन भी मैं बाय डिफॉल्ट नन मान के कर रहा हूँ। फॉन्ट साइज, बटन अपना अलग से फॉन्ट साइज लेता है, तो उसको बाय डिफॉल्ट ने 14 पिक्सल कर दिया। अदरवाइज हम इनहेरिट भी कर सकते हैं, जहाँ तक ये वर्क करना चाहिए वो हम करके देखेंगे अभी। मैंने लेटर स्पेसिंग ऐड कर, लेटर स्पेसिंग ऐसे काम करती है कि जो भी आपके फ़ोन जो भी है, जैसे सबमिट नाउ बटन, तो सबमिट जो वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग है, वर्ड बेसिकली करेक्टर के बीच की स्पेसिंग ऐड करता है 0.5 पिक्सल। चलो हम पहले जितना हमने लिखा है इसको हम ब्राउजर पे देखते हैं दिखता कैसे है। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा ये। इसमें लेटर स्पेसिंग ऐड कर दी है, हो गई है। अगर मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो लेटर स्पेसिंग का जादू आपको दिखेगा। ये देखो, श्रिंक हो रहा है वो, फिर बढ़ रहा है, श्रिंक हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। लेटर स्पेसिंग, अगर मैं इसको कम कर दूंगा, फॉन्ट साइज कम हो जाएगा। इसको हम इनहेरिट भी डाल सकते हैं, इनहेरिट भी आपका ये काम करेगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इसे मैंने इनहेरिट कर दिया, लेटर स्पेसिंग आपको मैंने दिखा दी, उसको मैंने सेव कर दिया। इसके बाद मैंने बटन की क्लास लिया बीटीएन प्राइमरी। तो बीटीएन प्राइमरी आपका, बीटीएन प्राइमरी को लिखते हैं, और इसमें थोड़ा एनिमेशन भी ऐड करेंगे हम बटन के ऊपर। बैकग्राउंड कलर वेयर आईफोन आईफोन प्राइमरी, पोजीशन रिलेटिव, ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, अब मैं इसका एनिमेशन लिख रहा हूँ। इसके बिफोर आफ्टर, अगर आपको याद होगा तो हमने एक स्पैन भी लिया है। पोजीशन एब्सोल्यूट देता हूँ, कंटेंट देता हूँ, बैकग्राउंड कलर आईफोन आईफोन प्राइमरी रहेगा ये, ट्रांजिशन रहेगी और 0.3 एस इज। बिफोर आफ्टर को भी मैंने पोजीशन ही दी और बैकग्राउंड कलर दिया है। अब इसके हम स्टाइल शीट लिखेंगे कि बिफोर में क्या आना है और आफ्टर में क्या आना है आपका।
इसके बिफोर में मैं डालता हूँ टॉप 0, राइट 0। ओके, टॉप 0 एंड राइट 0। और इसके आफ्टर में भी मैं सेम चीज डालूंगा, क्योंकि उसको मुझको हॉरिजॉन्टली भी बनाना है। मैं थोड़ा सोच रहा था कि कैसा बनेगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पॉज लेना पड़ा। तो सेम चीज मैं इसमें भी डालूंगा। इसके बिफोर में मैं, क्योंकि अब ये विड्थ रहेगी, मैं विड्थ रखूंगा 2 पिक्सल। हाइट इसकी 0 रखूंगा, जो कि मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी एनिमेशन में। आफ्टर में मैं हाइट दूंगा, विड्थ 0 रखूंगा। ठीक है, तो विड्थ में 0 रखूंगा, हाइट में 2 पिक्सल रखूंगा। तो यहाँ तक अभी हम देखते हैं दिखता कैसा है, क्योंकि बटन एक क्रूशियल पार्ट है इस लॉगिन यूआई का, क्योंकि इसमें हम एनिमेशन डालते हैं। ओके, इसमें भी मैंने होवर पे एनिमेशन डालना है, तो होवर का कोड नहीं लिखा है। तो अभी हम होवर का पहले कोड लिख देते हैं। होवर पे होगा क्या, वीकेंड के होवर पे जो बिफोर होगा उसकी हाइट 100% होगी, आफ्टर वाले की विड्थ 100% होगी। ठीक है, अब देखते हैं आपको दिखता कैसे बेसिकली ये। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। एंड आई होवर इट। ओके, सो होवर पे आई हैव टू डू बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। It should be with 100%. So as you can see, ये विथ 100% आनी चाहिए, जो कि थोड़ा कोड में एरर कर देता। तो अब इस कोड को हम चेंज करते हैं। ओके, सो आफ्टर में मेरी विथ 100% रहनी चाहिए। जब भी मैं होवर कर रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक तो ये है। बट अगर आप देखोगे तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आई हैं एक साइड की। अगर आपको दूसरी साइड की चाहिए तो इसके लिए हमने स्पैन ऐड किया है। इस नीचे वाली लाइंस बॉटम और लेफ्ट लाइन के लिए हमने स्पैन ऐड किया है, और सेम चीज हम स्पैन के लिए भी लिखेंगे अब, बट थोड़ी सी पोजीशंस अलग होंगी उसकी। सेम में इसको पहले ये वाला कॉपी पेस्ट करता हूँ, सेम रहेगा ये स्पैन के लिए भी। स्पैन, स्पैन एंड स्पैन। आफ्टर दैट आपका लेफ्ट और बॉटम भी सेम रहेगा स्पैन के लिए, क्योंकि मैं लेफ्ट और ये टॉप एंड राइट के लिए थी, वो बॉटम एंड लेफ्ट के लिए होगा स्पैन। स्पैन, ये स्पैन का हो गया, टॉप एंड राइट था तो स्पैन रहेगा बॉटम एंड लेफ्ट, बॉटम एंड लेफ्ट। ठीक है, अब हम सेम चीज इसमें भी डालेंगे कि जो प्राइमरी है इसका आफ्टर, वो हमारा स्पैन का बिफोर हो जाएगा, स्पैन का आफ्टर हो जाएगा बेसिकली। और जो हमारा प्राइमरी का बिफोर है वो स्पैन का बिफोर हो जाएगा, और प्राइमरी का आफ्टर स्पैन का आफ्टर हो जाएगा। सेम चीज हम यहाँ लिख देंगे एग्जैक्टली। होवर एंड स्पेस स्पैन एंड आफ्टर। नाउ हम देखते हैं अब कैसा दिखता है ये ब्राउजर पे पूरा कंप्लीट। ओके, आई थिंक दिस सम मतलब कोई सीएसएस में इशू आ गया, एक बार देख लेते हैं दोबारा क्या इशू आया है। प्राइमरी होवर, प्राइमरी के होवर के अंदर स्पैन जो है वो चलना तो चाहिए आपका। यहाँ मेरा इशू है।
मेरा इशू है। अब हम देखते हैं कैसा दिखता है ब्राउज़र पे। देख पा रहे हो आप एनिमेशन? तो ये हमारा बटन का एनिमेशन है जो आप सेपरेटली सीख के कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस हम CSS की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं सोशल आइकन पे स्टाइल शीट लिख देता हूँ। इस वीडियो को गाइस पूरा देखना, तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि ये मेनली HTML CSS तो है ही, बट मेनली JS का कोर्स है। बेसिकली JS का ट्यूटोरियल है। इसमें आपको जावास्क्रिप्ट का काफ़ी सीखने को मिलेगा और जिसको आप अपने लाइव प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर पाएंगे। ये तो आप कहीं से उठा भी सकते हैं ऑनलाइन, बट जो कोड जावास्क्रिप्ट का लिखा जाएगा वो आपको इतना ईजिली मिलेगा नहीं बाहर से। तो मैं यही कहूँगा आपको कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बीच के हुक्स हैं जो आप मिस कर देंगे अदरवाइज। तो ये मेरी आइकन की CSS है। इसके मैं लास्ट चाइल्ड में मार्जिन राइट 0 कर देता हूँ फर्स्ट। तो उसके अलावा मैं होवर पे बॉडी कलर लेंगे, तो हम होवर का बॉडी कलर भी इनका हटा देंगे। बैकग्राउंड कलर वाइट ही रहना चाहिए मेरा। ठीक है, और इधर मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर दूँ, कलर वाइट। अब हम ऐड करेंगे बैकग्राउंड कलर बटन वाइज। बैकग्राउंड कलर वेयर ट्विटर, फेसबुक एंड गूगल एंड ये FB। तो मैंने ये सोशल बटन भी बना लिए हैं। तो हम इसको UI में देखते हैं कैसे दिखते हैं सोशल बटन। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। अभी होवर करने पे इनके पीछे बैकग्राउंड कलर आ रहा है, तो इनका होवर भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। होवर पे बैकग्राउंड कलर आ क्यों रहा है ये भी हम देख लेते हैं, कौन सी CSS से आ रहा है पहले तो। ओके, ये मैंने 164 नंबर लाइन पे रखी है। बैकग्राउंड कलर नहीं, ये आपका कलर होगा बेसिकली। इसको भी हम हटा कर ही देखते हैं कैसा दिखता है। तो मैंने हटा दिया इसको, ये ठीक दिख रहा है। इसको कर्सर पॉइंटर और देने की जरूरत है, क्योंकि जब आप इसका ऑथेंटिकेशन डेवलप करेंगे जब भी, तो ये काम करेगा। इसकी हम इस वीडियो में ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, कोई गूगल API वगैरह यूज नहीं करेंगे, हम इसमें खाली फॉर्म वैलिडेट ही करेंगे इस वीडियो में। आशा करता हूँ गाइस आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। तो अब हम फॉर्म की स्टाइल लिखना स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म हमारा कैसा बाय डिफॉल्ट दिखेगा। तो ये मैंने एक फॉर्म ग्रुप लिया था अगर आपको याद हो तो, और एक इनर फॉर्म ग्रुप लिया था। तो इनर फॉर्म ग्रुप को हम पहले लिखेंगे, पोजीशन रिलेटिव देंगे, मार्जिन बॉटम डालेंगे 15 पिक्सल। इसको हम डिस्कस करेंगे वाई इसको मैंने पोजीशन रिलेटिव क्यों दिया, मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल क्यों दिया है। बेसिकली अगर आप एरर डालना चाहेंगे, अगर आप एरर दिखेंगे तब इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, बट हमारे फॉर्म में एरर नहीं है, मैं बॉर्डर का कलर ही रेड कर रहा हूँ अपने केस में। और ये इनर फॉर्म ग्रुप भी आपको तभी नीडेड है जब आप एरर बटन दिखा रहे हैं। अगर आप एरर बेसिकली एरर मैसेज दिखा रहे हैं, अगर आप एरर मैसेज नहीं दिखा रहे तो इनर फॉर्म ग्रुप वाला ये जो डिव है ये नीडेड नहीं है। आप डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये मेरे से इस उसमें, क्योंकि मैंने इसको जेनरिक उसमें सोचा है, तो जो भी मेरे ये वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको इनपुट ही हाईलाइट करना है, तो आपको मैसेज भी दिखाना होगा। उसके लिए उसको सोचते हुए ये इनर फॉर्म ग्रुप लिया गया है। तो अभी मैं इसको इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इसको भी ऐड कर देता हूँ। तो मैं फॉर्म ग्रुप की CSS नहीं लिखता अभी, फॉर्म ग्रुप की CSS जब नीडेड होगी तब लिखेंगे हम। तो अब मेरा आइकन है, आइकन को बेसिकली मुझे इनपुट के अंदर ही दिखाना है, तो मैं इसको एब्सोल्यूट लूंगा, तो 50% लूंगा। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाइल लूंगा -50%। इनर फॉर्म ग्रुप लेने का एक रीज़न और भी है, क्योंकि हम आइकन दिखा रहे हैं। अगर मैं एरो में से नीचे दिखाऊंगा और इसको पिक्सल में दूंगा टॉप, अगर मैं इनर ग्रुप नहीं लेता, इनर फॉर्म ग्रुप, तो ये ऊपर नीचे दिखेगा। बट हमें चाहिए कि एक्यूरेट सेंटर में दिखे इनपुट की, तो इसके लिए एक और एक्स्ट्रा डिव मैंने ये इनर फॉर्म ग्रुप ले रखा है। अदरवाइज आपको टॉप को स्पेसिफिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जैक्ट
और फिर टॉप आपको पिक्सल में देना पड़ेगा। तो उसको से बचने के लिए हम ये दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं। इसका ही मैंने फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल दिया है। अब आते हैं लेवल। लेवल में हमने एनिमेशन ऐड किया बाय द वे, जैसे आपने पेटीएम वगैरह में देखा होगा तो वैसा सा एनिमेशन है ये। इसमें मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है, लेफ्ट 15 पिक्सल दिया है। कलर मेरे पास लेवल का ऑलरेडी एक कलर है। पैडिंग पैडिंग लेफ्ट मैंने दिया है 5 पिक्सल। कर्सर कर्सर बेसिकली मेरा टेक्स्ट टाइप का है, टेक्स्ट देने की वैसे जरूरत है नहीं अपने को। पैडिंग राइट दिया मैंने 5 पिक्सल। ट्रांजिशन दिया है मैंने, आपका टॉप रहेगा जो कि मेरा बेसिकली ट्रांजिशन है, वो 0.2s रहेगा, थोड़ा हमें फास्ट दिखाना है। इसमें टॉप मैंने 50% लिया है, और सेम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई मैंने 50% लिया है। इसमें पॉइंटर इवेंट नन दिया है। अगर मैं पॉइंटर इवेंट्स नहीं देता तो आपको दिखाऊंगा इससे क्या इशू होता है। फॉर्म कंट्रोल मेरा रहेगा जिसकी हाइट मैंने 44 पिक्सल दी है, सेम जैसे लाइक बटन। वेट 100% दिया है। कलर इसका डार्क रहने वाला है। डार्क में तो वाइट ले सकते हैं, कलर डार्क लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड में डार्क कलर है। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट रहेगा। एंड बॉर्डर हमारा रहेगा 2 पिक्सल। सॉलिड वेयर बॉर्डर कलर ट्रांजिशन मैं देता हूँ बॉर्डर कलर को। इस बार हम इन आउट वाली देंगे। बॉक्स शेडो को देता हूँ मैं, या मैं वो वाली देता हूँ इसके अलावा ऑल में, क्योंकि बॉक्स शेडो और आई थिंक बॉर्डर पे ही हमें ट्रांजिशन दिखानी है। बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। पैडिंग 12 पिक्सल 45 पिक्सल, क्योंकि राइट में हमारा आइकन है इसलिए इसकी 45 पिक्सल। ओके, अब हम देखते हैं यूआई में कैसा दिखता है। तो इसमें मैं बॉर्डर कलर भी ऐड कर देता हूँ। बॉर्डर कलर वेयर आइकन प्राइमरी। ये एक फोकस स्टेट है। दूसरी, जब हमारे पास एरर आएगा जो कि मैंने आपको बताया, उसकी स्टेट भी ऐड कर देते हैं। इनवैलिड मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे ये, और यहाँ पे मैं डेंजर ऐड कर दूंगा। अब मेरा लेबल का एनिमेशन आता है फॉर्म कंट्रोल के फोकस पे, जो मेरा लेबल है। दूसरा, जब हमारे पास फॉर्म कंट्रोल के अंदर वैल्यू होगी तब भी हमें लेवल अप दिखाना है, उसका भी मैं यूज केस आपको दिखाऊंगा। टॉप 0 ट्रांसफॉर्म -10 पिक्सल। तब मेरा ये फॉन्ट साइज हो जाए 12 पिक्सल का, एंड बैकग्राउंड कलर मेरा हो जाए बॉडी भी। तो ये हमारा एनिमेशन हो गया। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कुछ अभी ऐड करने की जरूरत है। इसको मैंने सेव किया। अब हम देखते हैं यूआई में कैसा दिखता है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देख पा रहे हो यूजर को। अगर मैं इसके पीछे बैकग्राउंड कलर नहीं देता, मान लो मैं इसके लेबल पे अगर मैं फोकस करता हूँ, बैकग्राउंड कलर नहीं देता लेबल के ऊपर, तो ये कुछ ऐसा दिखता देखो, इसलिए मुझे बैकग्राउंड कलर देना पड़ा। और इनपुट में अगर आप जाओगे तो ये सारी स्टाइलिंग है। इसके अलावा हमने अप करके लिखा था, आप इसलिए अगर इसमें कोई वैल्यू होगी और ये मान लो मेरा फोकस नहीं है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तब तक तो रहेगा जैसे मैं बाहर आऊँगा, इसलिए हाँ। अब मैंने इसीलिए इसमें एक अप क्लास ऐड करी है जो कि हम जावास्क्रिप्ट से सेट करेंगे बाद में। तो यहाँ तक ये था हमारा फॉर्म। फॉर्म का भी इसमें स्पेसिंग की थोड़ी कमी लग रही है, अभी स्पेसिंग वगैरह और ऐड करते हैं। और उसके बाद हम, ये तो हमारी अब तक की जेनरिक सीएसएस थी, इसके बाद हम लॉगिन की सीएसएस पे बढ़ेंगे। तो मेरा फॉर्म ग्रुप के अंदर जितने भी, जो मेरा सबमिट बटन है, क्योंकि हमारा बस एक ही बटन है तो मैं इसको डाल सकता हूँ। मार्जिन टॉप 15 पिक्सल, विड्थ 100%। अब बढ़ते हैं
मेन बेसिकली अब तक हम कर रहे थे जेनरिक सीएसएस से आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म का मकसद खाली लॉगिन यूआई बनाना नहीं है। इसका मकसद ये भी है कि आप किसी भी पेज में ये सीएसएस लिख के इतनी आप अपना काम चला सकते हैं, उस पेज को बना सकते हैं, बटन को आप सेपरेट बना सकते हैं, ये इनपुट को आप सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो का पूरा देखना। आप इसको एलिमेंट बेस भी यूज़ कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं आपको पूरा लॉगिन पेज बनाना है। अगर आपको फॉरवर्ड पेज बनाना है तो भी आपके काम आएगा, अगर आपको और फॉर्म भी बनाने हैं तो भी है आपके काम आएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें, ताकि आप इसको कंपोनेंट बेस आप इसका मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं, कंपोनेंट एज अ कंपोनेंट यूज़ करके चीज़ों को। तो एक मैंने रैपर क्लास ले रखी होती है जिसको मैं डिस्प्ले फ्लैग्स देता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाइट 100 भी है, ताकि लॉगिन फॉर्म हमारा सेंटर में दिखे, इसलिए ये मैंने दिया है सब कुछ। इसकी मैं मैक्स विड्थ सेट कर देता हूँ 450 पिक्सल, एंड बॉर्डर रेडियस नहीं देने की जरूरत है क्योंकि इसमें हमारा कोई बॉर्डर वॉर्डर तो है नहीं। लॉगिन यूआई के हेडर का हम लिखते हैं डॉट लॉगिन हेडर, जो कि मेनली सारे वन बाय वन लाइन मतलब एक कॉलम में रहने वाले हैं। तो फ्लैग डायरेक्शन में कॉलम दूंगा, डिस्प्ले फ्लैग्स दूंगा। ओके, इसके अलावा पैडिंग में दे दूंगा आपकी 30 पिक्सल टॉप से लेफ्ट राइट, 30 पिक्सल बॉटम 15 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब हम देखते हैं ये आपका कैसा दिखते हैं। टेक्स्ट लाइन के साथ एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर। टेक्स्ट लाइन काम नहीं करेगा क्योंकि हम डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ कर रहे हैं मेनली, तो अलाइन आइटम्स सेंटर काम करना चाहिए। चलो हम ब्राउजर पे देखते हैं फर्स्ट। जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारा लॉगिन यूआई है का हेडर है बेसिकली। हेडर आपका ऐसा होने वाला है, कितना आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, इसकी लुक एंड फील चेंज हो जाएगी काफ़ी। तो भाई लोगों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे अब बढ़ते हैं हम और टेक्स्ट की तरफ। और टेक्स्ट की विड्थ 100% रहेगी दोस्तों, और पोजीशन रिलेटिव रहेगा। मार्जिन टॉप 30 पिक्सल दूंगा क्योंकि मुझे स्पेसिंग भी देनी है और टेक्स्ट के बीच में। और टेक्स्ट के बाद मेरे पास पेन है, जिसमें इस पेन में मैं हमला नहीं, इसका मैं जेड इंडेक्स बढ़ा के इसमें एक बॉर्डर डाल दूंगा। बॉर्डर डाल सकते हैं, बॉक्स शैडो भी यूज़ कर सकते हैं। इस पेन के आगे पीछे मैंने पैडिंग दी है, उसका रीज़न यही है ताकि स्पेसिंग दिखे थोड़ा। बैकग्राउंड कलर मैंने आईफोन आईफोन बॉडी, ये सेम आपका जैसा मैंने लेवल का यूआई लिखा है वैसा सा यूआई लिखा हुआ है, सेम उसी का तरीका। ये बैकग्राउंड कलर दिया, पैडिंग दिया। इसको हम इसका दिखाऊंगा मैं यूज़ क्या है। इसके आफ्टर में मैं बॉर्डर डालूंगा पूरा। तो बॉटम टेंट हाइट 1 पिक्सल, मार्जिन ऑटो की जरूरत नहीं है, जरूरत है क्योंकि सेंटर से दिखाना है। तो ये हो गया और टेक्स्ट का। अब हम बॉडी का भी लिख देते हैं। लॉगिन की बॉडी में पैडिंग रहेगी ओनली, क्योंकि मैंने पहली और टेक्स्ट में मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, लॉगिन हेडर में पैडिंग बॉटम 15 पिक्सल दिया है, इसलिए इसमें मैं पैडिंग टॉप दूंगा 15 पिक्सल। हम 30 पिक्सल का स्पेस लेके चलेंगे सब बीचों बीच सब में। फोर को लिंक आता है जिसमें मैं मार्जिन बॉटम दूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दूंगा। और लॉगिन फुटर है मेरे पास, लॉगिन फुटर ऊपर आना चाहिए क्योंकि लॉगिन फुटर के अंदर आपका फुटर लिंक है। मार्जिन इसमें मैं टॉप दूंगा और टेक्स्ट लाइन सेंटर दूंगा। दोस्तों ये हमारी सीएसएस कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं ये यूआई कैसा बना है एक्चुअल में। तो आप देख सकते हैं यूआई को, ये और टेक्स्ट सेंटर में नहीं है, तो इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर देना पड़ेगा। और पोजीशन 1 2 3। अच्छा ठीक है, ये मेरा लॉगिन हेडर से बाहर निकलेगा और टेक्स्ट, ताकि ये पूरे बॉर्डर आ पाए। अभी इसकी पैडिंग इसको रोक रही है, तो ये हम चेंज करते हैं अपनी सीएसएस में, फिर देखते हैं। तो मेरा और टेक्स्ट पहला, एक और टेक्स्ट मेरा सेंटर में दिखेगा।
और टेक्स्ट को मुझे हेडर से बाहर निकालना है। तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब इसका यूआई हम देखते हैं। हाँ, ये आपका बन गया यूआई। अभी भी इसमें प्रॉब्लम है, स्पेसिंग यहाँ ज़्यादा, यहाँ स्पेसिंग कम है, तो उसको हम ठीक कर देते हैं। अभी स्पेसिंग ज़्यादा है, यानी कि मेरे को मार्जिन बॉटम देना 30 पिक्सल यहाँ पे, मार्जिन टॉप देना 30 पिक्सल यहाँ पे, और लॉगिन हेडर है, इसको देना मेरे को मार्जिन टॉप 15 पिक्सल। तो कुछ ऐसा सा यूआई रहेगा। इसको भी हम करेक्ट कर देते हैं सीएसएस में अपनी। मार्जिन टॉप 15 पिक्सल रहेगा, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल रहेगा। तो ये हमने करेक्शन कर दिया है। ठीक है, अब हम इसकी जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़ते हैं और जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत क्रूशियल कोड है। अब यहाँ से आपको बहुत अटेंटिवली देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें करूँगा। तो आपको थोड़ा गौर से इस वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी बिगनर है उनको वो सीख सकें। क्योंकि हम कोई इसमें प्लगइन यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इन टर्म ऑफ लर्निंग। तो अब जितना जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट फेज जावा स्क्रिप्ट की तरफ की ओर। तो इतना आपको समझ में आएगा, इतना आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने एंगुलर रिएक्ट एंड व्यू में, क्योंकि उसमें वहाँ तो आप कोड जावास्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे। जहाँ आपकी ज़्यादा jQuery या ओल्डर एप्लीकेशन होगी, वहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक मेरी ये वैलिडेट जेएस फाइल है। इसके अंदर मैं पहली बात है कि सारे वो लिखूंगा जितने भी मुझे रूल्स अप्लाई करने हैं अपने इनपुट के ऊपर। तो अभी मेरे पास ईमेल है और एक पासवर्ड है। ईमेल में मैं खाली ईमेल का रूल अप्लाई करूंगा, और पासवर्ड में मैं खाली रिक्वायर्ड है वो, उसमें मैं कोई और चीज़ ऐड नहीं करने वाला। ये आप HTML5 की हेल्प से भी कर सकते हैं, जिसमें आप एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, और दोनों में डिफरेंस भी दिखाऊंगा। आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं। तो ये कि मैं ये थोड़ी ES6 के ऊपर है। ES6 जो लोग जानते हैं वो जल्दी रिलेट कर पाएंगे इस कोड को, अदरवाइज उन्हें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज वो कमेंट कर सकते हैं। मैं ES6 और ES5 में भी एक वीडियो या ट्यूटोरियल निकाल दूंगा। ईमेल मेरा वैल्यू लेगा। इसमें अगर मेरे पास वैल्यू नहीं है तो मैं यहीं से रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, अदरवाइज मेरा रेजेक्स यूज़ होगा। रेजेक्स में कॉपी करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं रेजेक्स लिख नहीं सकता, ये मैंने नेट से उठाया है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ये मेरा रेजेक्स हो गया। रिटर्न में अगर वैल्यू मेरी मैच करती है रेजेक्स को, तो ट्रू है, अदरवाइज वो वैसे ट्रू एंड फॉल्स दे देगा। आई थिंक तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड में मैं वैल्यू लूंगा, एंड रिटर्न कर दूंगा। अगर मेरी वैल्यू की लेंथ है, यानी कि स्ट्रिंग में कुछ डला हुआ है, तो ठीक है, एल्स में गलत है। तो ये मेरी क्लास बना दी है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे या तो रूल अप्लाई कर लें, या यहाँ पे आप ईमेल HTML5 का फीचर ईमेल डाल दें, और यहाँ पे एक टैग ऐड कर दें रिक्वायर्ड। ये आपके स्टैटिक, मतलब ठीक है, स्टैटिक कोड के लिए HTML खुद ही वैलिडेट कर देगा, लेकिन आपको अगर थोड़े कस्टम मैसेजेस दिखाने, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, तो आपको वैलिडेट जैसी चीज़ें एक प्लगइन या आपको एक यूटिल फाइल बनानी पड़ेगी। पहले मैं इसको आपको दिखाता हूँ, आपको कैसा दिखेगा ब्राउज़र पे। जब भी मैं सबमिट करूँगा, मेरा कर्सर, एक सेकंड रिफ्रेश करने दीजिए। आई थिंक कोई फॉर्म में मुझे एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, ऑन सबमिट। ओके, टाइप सबमिट, ऑन सबमिट। ओके, ये फॉर्म को सबमिट नहीं कर रहा है। इनपुट टाइप ईमेल, फॉर्म ग्रुप फाइन, ऑन सबमिट। लेट मी टेक इट एज अ ब्लैंक। वन मोर प्रॉब्लम है यार, आई हैव टेकन यूजर नेम। इधर मैंने यूजर नेम लिया है, इधर मैंने नेम लिया है। ठीक है, तो हम ब्राउजर की तरफ देखते हैं कैसा दिखता है। अगर आप देखोगे तो पहले मैंने जब सबमिट ऑन सबमिट नहीं लिखा था तो ये काम नहीं कर रहा था। मैंने ऑन सबमिट लिख दिया है, तो ये देखो ये काम कर रहा है।
रिफ्रेश करता हूँ, बट ये बार बार मेरे पासवर्ड की ओर ही जा रहा है। मेरे यूजर नेम की तरफ नहीं जा रहा है। I required add. Okay. So after adding the required, I will show you first. After adding the required, वो जा रहा है मेरे दोनों उस पे। तो एक ये मैंडेटरी चीज़ जो मुझे भी अभी पता लगी है, मेरे ख्याल तो बिना रिक्वायर्ड के चल जाना चाहिए था, बट वो नहीं चल रहा है। मे भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, आप अपनी तरफ से ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना मेरी कहाँ गलती थी। तो अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे आ रहा है वो, बिकॉज अब मैं सबमिट करूँगा तो आपको मैसेज दिखा रहा है @मिसिंग, और इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इस पर आपको देगा प्लीज फिल दिस इन दिस फील्ड। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे आपकी अब क्लास अभी ऐड नहीं हो रही है, जो हम बाद में सीखेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आपको एक यूटिल फाइल बनानी पड़ेगी। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ पहले, रिक्वायर्ड वगैरह हटा दिए मैंने। बाय डिफ़ॉल्ट इसको एज अ डिस टेक्स्ट पे चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड ऐड कर दिया है नेम। तो एक ये मेरा वैलिडेट है जो आपका फर्स्ट यूज़र नेम को वैलिडेट करेगा और ये रिक्वायर्ड पासवर्ड को वैलिडेट करेगा। अब इसके हम मेन फाइल पे चलते हैं जो कि हमारी मेन क्लास होगी। इसका मैंने कंस्ट्रक्टर दिया। कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले, अभी ये तो दोनों नहीं चलेंगे क्योंकि मैंने इसको ऐड ही नहीं करा है। स्क्रिप्ट में एक तो मैं ऐड करता हूँ आपकी वैलिडेट, दूसरे में आपकी ऐड करता हूँ मैं इंडेक्स। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस डॉट वैलिडेटर का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। देखो, तो ठीक है। अब मेरे पास ये दोनों ईमेल और रिक्वायर्ड इस वेरिएबल के अंदर आ गए। इसके अलावा मैं कंट्रोल वैलिडिटीज करके ऑब्जेक्ट दूंगा जो कि ब्लैंक रहेगा एक टाइप का। इसमें मेरे जितने भी कंट्रोल हैं उनकी मैं चेकिंग रखूंगा कि वो ट्रू है, वैलिड है या इनवैलिड है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट बनाया है। इसके अलावा मैं पहले आपका सबमिट बटन लिखूंगा। सबमिट बटन भी नहीं, सबसे पहले मैं इसमें आपका लिखूंगा की अप इवेंट, कि जब भी मैं कोई टाइप कर रहा हूँ तो वो अप क्लास ऐड हो जाए और उस पे वो ऊपर हो जाए, मतलब वो बार बार नीचे आ जाता है जब भी हम फोकस आउट करते हैं तो फोकस पे रिटेन रहे अगर उसके अंदर कोई वैल्यू है। टारगेट इवेंट और टारगेट वैल्यू इसका टारगेट डॉट वैल्यू वैलिडेटर की, ये हम अभी ऐड करेंगे, दिखाऊंगा मैं कहाँ ऐड करूंगा इसको। गेट एट्रीब्यूट वैलिडेट नेम। ये वैलिडेट एट्रीब्यूट कस्टम वाला हम ऐड करेंगे। नेम ऑलरेडी एडेड है। अब मैं चेक करूंगा वो वैलिड है या नहीं। अगर उसकी वैलिडेटर की है, यानी कि ये नहीं है कि आपका हर कंट्रोल मैंडेटरी ही है, क्या पता हर कंट्रोल मैंडेटरी ना हो, तो मैं चेक करूंगा कि उसकी वैलिडेटर की है, यानी कि वैलिडेट करके एट्रीब्यूट है तो उसको वैलिडेटर से वैलिडेट कीजिए, ठीक है। अदरवाइज मत कीजिए, बाय डिफॉल्ट वो ट्रू है। अगर वो इस वैलिड है, टारगेट के क्लास लिस्ट में रिमूव कर दीजिए इस इनवैलिड, एल्स ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगर वो फॉर्म कंट्रोल इनवैलिड है तो रेड बॉर्डर दिखेगा, अदरवाइज आपको पर यानी कि प्राइमरी कलर वाला ब्लू वाला बॉर्डर दिखेगा। और अब हम अगर वो वैलिड है तो वैलिड हो या इनवैलिड हो, मुझे दोनों केस में इसके कंट्रोल्स में उसकी वैलिडिटी डालनी है, जो कि डल गई। अगर वैल्यू की लेंथ है तो टारगेट डॉट
लास्ट लिस्ट डॉट ऐड अप, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, टर्नरी में भी, टर्नरी में भी क्यों, इसको डायरेक्टली, हाँ ओके, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, अदरवाइज रिमूव। ठीक है, अभी आपका ओन की अब, क्योंकि क्लास में ये इंडेक्स में कैसे जाएगा, तो यहाँ मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मेन ओबीजे करके। अब इसका मुझे सबमिट बटन भी, चलो सबमिट बटन हम बाद में लिखेंगे, तो ये मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा, ओन की अप मेन ऑब्जेक्ट डॉट, मेरा नाम था फंक्शन का ओन की अप, और मैंने इसमें इवेंट पास कर दिया, सेम में करूँगा यहाँ पे। चलो अब हम देखते हैं यूआई बेसिकली ब्राउजर में कैसे काम करता है। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ, तो देखो वो ऊपर दिख रहा है आपको, लेकिन अभी ये वैलिडेट नहीं कर रहा है। इसका रीज़न ये, हमने एक अपना जो कस्टम एट्रीब्यूट लिया था वो ऐड नहीं किया है। तो अब मैं अपना इसमें कस्टम एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ, वो वाला कस्टम एट्रीब्यूट कुछ नहीं है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें आपको वैलिडेशंस के नाम डाल रहा हूँ, जो कि मेरे वैलिडेट जेएस के अंदर है, एक ईमेल मेथड है वैलिडेट के अंदर, दूसरा मेरा मेथड है रिक्वायर्ड, तो मैं दोनों यहाँ पे डालूंगा बस, और कुछ नहीं करूँगा। ये तभी इसको मैं कह रहा हूँ कि जेनरिक कोड से आप कहीं भी किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको ब्राउजर में देखेंगे, अब ये वैलिडेट भी करेगा आपका, रेड आ गया आपका, @ तक रेड है, जीमेल तक हो गया वो, देख रहे हो आप, रिक्वायर्ड है, डालते ही हट गया, ईमेल डालते ही हट गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं सबमिट पे और इसके और कोड पे, ये तो भी ज़रा सा पार्ट है। अब इसके सबमिट जब फॉर्म होगा तो मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो ये चेक करे कि भाई ये दोनों वैलिड हों, ठीक है, अगर वैलिड ना हो तो मुझे तब भी एरर मैसेज दिखा दे। अभी तो हम उनकी प्रेस पे कर रहे हैं, सबमिट बटन के क्लिक पे ही मुझे एरर मैसेज चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम और मेथड बनाएंगे कि वो भी उसमें भी चेक करे, और जब हम टाइप करें तब भी वो एरर मैसेज को चेक करे, और जब हम सबमिट करें तब भी वो एरर मैसेज को चेक करे। एक ये मेथड बनाऊंगा मैं चेक वैलिडिटी का, जो कि मेरा टारगेट लेगा। अब मैं चेक वैलिडिटी के मेथड को बनाता हूँ, चेक वैलिडिटी जो कि मेरा फॉर्म लेगा, दैट इज वैलिड, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है क्योंकि फॉर्म हमेशा वैलिड होगा ही नहीं शुरू में। फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसमें मैं की वैल्यू लूंगा, जो भी मेरे इनपुट है उनकी की, यानी कि नेम, और उनकी वैल्यू यूजर ने क्या सबमिट करा है। सबसे पहले मैं एक इनिशियलाइज करूंगा, क्योंकि मुझे उसको कंट्रोल वैलिडिटी में डालना होगा, उसका एक ट्रैक रखना होगा, ताकि सबमिट बटन पे मैं इसकी की को चेक कर सकूं, अगर कोई भी फॉल्स है तो वैलिडेटर में एरर दिखा देगा, दोनों ट्रू है तो फॉर्म को सबमिट कर दे। अगर मेरा ऑब्जेक्ट डॉट कीज कंट्रोल वैलिडिटीज में नहीं है, तो इट मीन्स फॉर्म वैलिडेट हुआ ही नहीं है सबमिट बटन पे। तो मैं क्या करूंगा, इसमें वैलिडेटर सेट करूंगा, सेट वैलिडेटर्स। इसमें मैं क्या करूंगा कि अब मैं एक में फॉर्म लूंगा, फॉर्म बेसिकली मैं फॉर्म को टारगेट से यूज कर रहा हूँ, और एक इज रीसेट करूंगा। इज रीसेट का यूज मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे है, कंट्रोल्स में निकाल लूंगा, टारगेट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल फॉर्म कंट्रोल, ये मेरे पास सारे कंट्रोल आ गए। अब मैं कंट्रोल्स डॉट फॉर ईच कंट्रोल, यानी कि इनपुट नेम, गेट एट्रीब्यूट नेम, यूजर नेम और पासवर्ड आएगा आपके पास, कॉन्स्ट वैलिडेटर की। वैलिडेटर की का यूज इसलिए है कि जो आप, ये मैं बेसिकली रीसेट के लिए यूज करूंगा, और ये भी कह सकते हैं कि जो बाय डिफॉल्ट ही, जिनका मैं वैलिडेशन चेक ही नहीं करना, तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहने चाहिए अगर हम जब भी इसको बना रहे हैं। चेक वैलिडिटीज नेम, हम ऑन की अप में इसकी वैल्यू सेट कर रहे थे, जिसमें हम अज्यूम कर रहे थे कि अगर वो नहीं है
तो उसमें ऐड कर दी। इसमें एक सेट वैलिडेटर से काम करेगा कि जब हम बिना फॉर्म में टाइप करे डायरेक्ट सबमिट करते हैं तब उसका ये कोड लिखा जा रहा है। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इस इतना कोड नहीं आता तो आप कमेंट में कर के मुझे बता सकते हैं, मैं वहाँ क्लैरिफाई भी कर दूंगा आपको। अगर इस रीसेट है ऑलरेडी, तो अगर वो रीसेट हो चुका है तो कंट्रोल डॉट रिमूव क्लास अप कर दीजिए। क्लास लिस्ट मेरे पास कहीं पर, मैं jQuery का कोड भी लिख देता हूँ। ठीक है, सेट वैलिडिटी किया, यहाँ चेक वैलिडिटी किया। अगर इन केस अगर वो ऑब्जेक्ट ब्लैंक नहीं है, मतलब ऑलरेडी उसमें की पड़ी हुई है मेरे पास, तो लेट की इन फॉर इन लूप आपका ऑब्जेक्ट पे चलता है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस डॉट कंट्रोल वैलिडिटीज, इफ नोट दिस डॉट कंट्रोल वैलिडिटी की नहीं है, इसका मतलब वो वैलिड ही है। अगर आपको कंट्रोल में की नहीं मिल रही, इसका मतलब आपको उसमें वैलिडेशन चेक करना ही नहीं है, तो आप डायरेक्टली उसमें ऐड कर देंगे उसकी वैल्यू जो भी, क्योंकि वैलिडिटी चेक करनी है तो मुझे और वैल्यू दिखानी भी एट दी एंड सबमिट करने पे, तो ये वाला केस है। अगर नहीं है तो अगर ये वो है, जब आप चेक वैलिडिटी करेंगे तो ऑब्वियसली पहले ही मैंने इसमें सेट वैलिडेटर सेट कर दिया, जो कि आपका डिफॉल्ट में फॉल्स देगा। ये चेक करेगा, अगर वो फॉल्स है मतलब कि उस पर वैलिडेशन है, उस पर वैल्यू नहीं है, उसकी वैलिडिटी ही मतलब चेक वैलिडिटी करने पर उसमें कोई वैल्यू नहीं है, एरर है, तो इसका मतलब फॉर्म इनवैलिड है। अदरवाइज फॉर्म इनवैलिड नहीं है तो मैं सेम स्टेटस पास कर दूंगा। ठीक है, चेक वैलिडिटी होगी, चेक वैलिडिटी के बाद मुझे रीसेट भी करना है फॉर्म। रीसेट करने के बाद यहाँ आपको उसका फर्क दिखेगा कि मैंने वो चेक वैलिडिटी वाला क्यों बनाया था। चेक वैलिडिटी का मतलब एक बार वैलिडिटी चेक होगी, अब रीसेट करने के बाद वो रीसेट भी तो होनी चाहिए सारी वैलिडिटी, वापस वो सारा फॉल्स होना चाहिए, और जो हमें चेक नहीं करने हैं उसको ट्रू करना है। तो इसलिए दिस डॉट सेट वैलिडेटर अगेन काम में आएगा, और इस बार मैं इस रीसेट को ट्रू कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स है, बट इसको मैं ट्रू कर दूंगा जब भी मैं रीसेट करूंगा। उससे क्या होगा, क्लास भी रिमूव हो जाएगी और सबके वैलिडेटर्स भी सेट हो जाएंगे दोबारा। ये करने के बाद मैं सबमिट बटन पे आऊंगा, मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर रिस्पॉन्स मुझे इनवैलिड मिलता है मैं रिटर्न कर दूंगा, एल्स में आपको योर यूजर नेम अलर्ट कर दूंगा। RSP डॉट फॉर्म ऑब्जेक्ट था और हमारा एक यूजर नेम करके की थी। सेकंड लाइन में मैं पासवर्ड दिखा दूंगा आपको, जो कि सेकंड फिल्थी पासवर्ड। इसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग लेता है। कंसोल डॉट लॉग में लॉग्स भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आया है, और मैं रीसेट कर दूंगा जब सब कुछ सही रहेगा तो मेरे पास। चलो अब हम ब्राउजर की साइड देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले इसको मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, ये मेरा काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अभी सबमिट बटन पे इवेंट अटैच ही नहीं करा है। तो मैं गया यहाँ, मैंने सबमिट फॉर्म लिया, ऑन सबमिट पे मेरे को पहले अटैच करना पड़ेगा मेन obj डॉट दिस इवेंट, मैंने दे दिया। अब ये काम करेगा आपका ब्राउजर पे। रिफ्रेश किया मैंने, सबमिट किया, चल तो रहा है ये, लेकिन एरर नहीं दिखा रहा मुझे। इसका मतलब कहीं एरर आई है। कंट्रोल डॉट फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन, ये कह रहा है कंट्रोल डॉट फॉर ईच ये फंक्शन ही नहीं है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, इसका मतलब मेरे पास कंट्रोल्स में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इंडेक्स डॉट जेएक्स टारगेट मेरे पास आया, डॉट फॉर्म कंट्रोल भी आया, इसको इशू नहीं देना चाहिए था फोर। ओके, ईच का ई कैप्स में है, मिस्टेक हो गई है। फोर ईच 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 ईच, कहाँ गया मेरा फोर ईच, डाला रे डाला। दिस इज माय फोर ईच। चलो देखते हैं ब्राउजर पे। ए, ए, ए,
इसको मैंने करा, रिफ्रेश हो गया, अभी भी ये मना कर रहा है। नहीं ठीक है, अब देखो सबमिट करा, वैलिडिटी चेक करी उसने, दोनों की फॉल्स मिली। अब मैं टाइप करूंगा, इसकी वैलिडिटी ट्रू हो गई। अब मैं दोबारा सबमिट करूंगा तो एक की वैलिडिटी फॉल्स है। अब मैं दोनों को सबमिट करूंगा तो आपके पास अलर्ट भी आएगा और कंसोल में मैसेज भी आएगा। ये हमारा पासवर्ड था। सेट वैलिडिटी दोबारा चलेगा क्योंकि मैंने रीसेट पे भी कॉल कर रखा है उसको, और ये सारा आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं कंसोल करता हूँ वैलिडेटर्स, उसके वैलिडेटर्स रीसेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मैं ये कर देता हूँ, तो दिस डॉट कंट्रोल वैलिडिटीज को मैं कंसोल कराता हूँ। ये आपको दोनों फॉल्स दिखेंगी आफ्टर रीसेटिंग। ये मैंने ऐड किया, ये देखो अब मैं करूँगा तो एक ही का दिखा रहा है, इसका मतलब ईमेल मेरी इनवैलिड है। ये वैलिड कर दी मैंने, ये मेरी ईमेल दे दी उसने, रीसेट किया। रीसेट करने के बाद अगर आप देखोगे वैलिडिटी भी इनकी फॉल्स फॉल्स कर दी, इस इनवैलिड भी इसने फॉल्स कर दिया, मतलब इनवैलिड नहीं है इसलिए उसने यूजर नेम पासवर्ड दे दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं तीसरा फील्ड ऐड करता हूँ जो कि मेरा, जिसमें कोई भी मेरा वैलिडेटर नहीं है। मान लीजिए मैंने यहाँ एज सेट करी और एज ली यहाँ पे, इसमें वैलिडेटर मैंने हटा दिया, तो ये भी सेम काम करेगा। इसमें मुझे कुछ नया कोड लिखने की अब जरूरत नहीं है। ये देखिए, अब मैं पासवर्ड लिखूंगा तब भी यहीं दिखाएगा यही। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ। ये दोनों ही मैं अलर्ट कर रहा था, लेकिन अब इसके कंसोल में देखना, कंसोल में एज को इसने ब्लैंक दी है और एज को बाय डिफॉल्ट इसने ट्रू रखा कि वो वैलिड ही है। मान लो अगर मैं इसमें कोई वैल्यू डाल भी देता हूँ, एज में भी आपको वैल्यू मिली लेकिन एज तब भी ट्रू है, तो ये एक जेनरिक फॉर्म बन गया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा समझ पाए हो तो, या आपको कुछ समथिंग मिला हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर करें, ताकि आप, जिनको नहीं पता वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। ये एक डिटेल वीडियो है, इसको आप साइन अप फॉर्म भी बना सकते हैं। इस यूटिलिटीज फाइल्स की हेल्प से आप फॉरवर्ड फॉर्म भी बना सकते हैं और दूसरे फॉर्म भी बना सकते हैं। ऑफकोर्स ये यूआई तो आप यूज़ कर ही सकते हैं और सीख सकते हैं। बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, इससे आपको कितनी लर्निंग मिली है। कोई भी आपके डाउट है तो आप उसको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए सॉरी, और वीडियो को शेयर भी कीजिए और वीडियो पे कमेंट भी कीजिए। ठीक है भाई लोगों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक आप इसे सीखते रहो, करते रहो, डाउट्स हैं तो हमसे पूछते रहो। धन्यवाद।